इस वीडियो में हम चलिए शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में यानी इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, क्या अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानने के पक्ष में कुछ 4-5 अर्थशास्त्री हैं जो आगे खड़े होते हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं, उनकी लेन सबसे आगे है और उनका कहना है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। इसमें कौन कौन आते हैं ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर मार्शल हो गए, पीगू हो गए जो कि इनके शिष्य थे, महात्मा गांधी, आप वहीं महात्मा गांधी आप जानते हैं, और हॉट्रे। ये सभी लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है, आदर्श विज्ञान है। आदर्श का मतलब समझ लीजिए भी कि आदर्श व्यक्ति तो जो होता है वो कैसा होता है, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है, ये भी बताता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमें बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। कुछ आदर्शवादी कुछ ऐसा है। तो यही चीज़ इसमें बोला गया कि ये जो इकोनॉमिक्स ना ये भी बताता है कि भैया कर कम मात्रा में, ना तो कम हो ना तो ज़्यादा हो, सरकार को फ़ायदा भी हो और सरकार को नुकसान भी ना हो, लेकिन साथ साथ जनता भी कष्टमयी ना हो जाए, कष्ट में ना डूब जाए, ठीक है, उसको भी फायदा हो। ये चीज़ कहने का मतलब होता है आदर्श। अब हम समझते हैं, इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और नीति शास्त्र मतलब एथिक्स में घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र में आप जानते हैं ईमानदारी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है इत्यादि के बारे में, अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, लाभ क्या होता है, शुभ अशुभ, इनके सब के बारे में पढ़ते हैं ना। तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स और नीति शास्त्र मतलब इथिक्स, इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसा नहीं, घनिष्ठ संबंध है, जैसे घनिष्ठ मित्र होते हैं। और अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक नहीं किया जा सकता, इन सभी का कहना है, ठीक है। इस संबंध में महात्मा गांधी के एक कथन है, एक आप कह सकते हैं एक वाक्य है, कोट ये है कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक तत्वों की उपेक्षा करता है, नैतिक और भावनात्मक तत्वों की उपेक्षा करता है, मधुमक्खी के ऐसे छत्ते के समान है जो जीवित होते हुए भी उसमें सचेत मांस व जीवन की कमी है। उनके कहने का मतलब है कि एक ऐसा छत्ता जिसमें जीवन तो है लेकिन उसमें मांस और जीवन, मतलब आप कह सकते हैं कि वो जीवित तो हैं, जिंदा तो है, लेकिन उनके अंदर जीवन और मांस दोनों ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने उनका कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र को एथिक्स के अलग नहीं किया जा सकता है, आदर्शवाद से अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो वास्तविक विज्ञान माना है उसका खंडन किस आधार पर कुछ अर्थशास्त्री या आलोचक करते हैं। सबसे पहले जो खंडन करते हैं वो कहते हैं अधिक व्यावहारिक, क्योंकि एक व्यक्ति तार्किक होने के साथ साथ सेंटिमेंटल मतलब भावुक भी होता है, इसलिए हमको वास्तविक विज्ञान मानना चाहिए और साथ ही साथ आदर्श विज्ञान मतलब दोनों ही विज्ञान अर्थशास्त्र को मानना चाहिए। दूसरा जो खंडन करते हैं वो कहते हैं अर्थशास्त्री ही निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के विपक्ष में तर्क भी दिया जा सकता है कि अर्थशास्त्री निर्णय के संबंध में तटस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि वह पहले किसी एक विषय का अध्ययन करे, उसके कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करे, ठीक है, यहाँ तक चलो हमने कर लिया, ठीक है, नियम भी बना दिया, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आए उसके बाद अर्थशास्त्री को हटाकर उसका स्थान जो है वो नीतिशास्त्री को दे दिया जाए। क्यों ना अर्थशास्त्री ही निर्णय ले, क्योंकि उससे अच्छा तो कोई जान नहीं सकता। कारण और परिणाम के आधार पर एक नियम बनाया गया है, एक अर्थशास्त्री ने बनाया, तो वो ही उसका परिणाम अच्छे तरीके से दे सकता है, ठीक है, यही चीज़ ये कहने का मतलब है। तीसरा जो है अधिक बचतपूर्ण मतलब मोर इकोनॉमिकल, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के समक्ष में श्रम विभाजन का जो तर्क दिया है वह भी ठीक नहीं है। क्यों? श्रम विभाजन का यह अर्थ होगा कि एक अर्थशास्त्री किसी विषय का वास्तविक अध्ययन करने के लिए कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करे, किंतु निर्णय लेने का भार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके निर्णय सही नहीं होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने नियम बनाए कुछ, ठीक है, और नियम बनाने के बाद कारण और परिणाम उसमें स्थापित किया और नियम बनाया। अब उसका जब निर्णय देने की बात आती है तो कोई और दे, तो वो ठीक प्रकार से निर्णय नहीं दे सकता है। ठीक प्रकार से निर्णय वही दे सकता है जो नियम बनाया है, क्योंकि उस पर उसने स्टडी की है, महारत हासिल की है, ऐसे नियम नहीं बना दिए हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति उस विषय का अध्ययन कर रहा है उस संबंध में वही निर्णय भी दे, तो उसके इस कार्य से समय की बचत भी होगी। चौथा जो है वो रॉबिन्स स्वयं अपनी वास्तविक विज्ञान के विचारों को निभाने में असमर्थ हैं। ये हमने जब रॉबिन्स की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें जब आलोचनाएं पढ़ी थी उनकी परिभाषा की तो उसमें हमने देखा था, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक और अर्थशास्त्र का संबंध नीति शास्त्र से ना जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी ओर वे कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्थशास्त्री को नीति शास्त्र संबंधी विचारों पर व्याख्यान नहीं देना चाहिए। एक और आप कहते हो कि नीति शास्त्र के कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि अर्थशास्त्री नीति शास्त्र से संबंधित कोई विचार नहीं दे सकता।
तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, या फिर हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के विपक्ष में तर्क। ठीक है, तो सबसे पहला जो तर्क है एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद तथा आशावाद, मतलब एडम स्मिथ नेचुरलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म ये दोनों चीज़ देख लेते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में जो अर्थशास्त्री थे उनके विचार पर नैतिकता व न्यायशास्त्र की गहरी छाप पड़ी हुई दिखाई देती है। उनके अनुसार प्रकृति के विधान व्यक्ति के हित में होते हैं, मतलब प्रकृति के जो नियम हैं वो व्यक्ति के हित में होते हैं। इस बात का प्रमाण एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद मतलब नेचुरलिज्म तथा आशावाद है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन, पूंजी, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन, द्रव्य, मैटर, जनसंख्या, पॉपुलेशन, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई आदि संस्थाएं जिनकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही हुई है, समाज के लिए हितकारी हैं। इस प्रकार उस समय का अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ भी आदर्शवादी विज्ञान भी था। ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। दूसरा पॉइंट है अधिक यथार्थवादी विचार, मतलब मोर रियलिस्टिक अप्रोच। तो अब ये चीज़ देख सकते हैं हम, प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी अर्थशास्त्री अपने अपने समय की आर्थिक व्यवस्था की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार प्रकट करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर यातायात संबंधी कानूनों की पुष्टि की, हस्तक्षेप यानी लेजर फेयर थ्योरी को भी अपनाया, मतलब नीति को रोका और श्रम हितकारी कार्यों का समर्थन किया। अब ऐसे ही क्या हुआ कि एक कैर्नीज ने मजदूर और मजदूर संघों की विवेचना की। इसी तरह रिकॉर्डर ने अन्न के नियम तथा बहुमूल्य धातुओं के वाद विवाद में भाग लिया। प्रोफेसर मिल जो कि एक फेमस अर्थशास्त्री थे, अनार्जित आय पर प्रगतिशील दरों से कर लगाने का सुझाव दिया। मार्शल ने इन विधियों की चर्चा की जिसके कारण किसी देश की गरीबी को दूर किया जा सके। ये है तो सब अर्थशास्त्री। आखिर ये अच्छाई की बात क्यों कर रहे हैं? अर्थशास्त्री होने के नाते आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स भी इस बात से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए अर्थशास्त्र का, तो आप समझ सकते हैं कि एक नया अर्थशास्त्र ही बना डाला, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे अर्थशास्त्री हैं। आखिर ये अर्थशास्त्र के साथ नीति शास्त्र की बात क्यों कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र का नीति शास्त्र के साथ गहरा संबंध है। तीसरा पॉइंट देते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वर्तमान समय में दिन पर दिन कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विकास होता जा रहा है, जिससे अर्थशास्त्र का आदर्श विज्ञान होने का दावा और भी अधिक मजबूत हो गया है, प्रबल हो गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं इतनी सारी इकोनॉमिक्स की घटनाएं हो रही हैं, इकोनॉमी की घटनाएं हो रही हैं, तो हम ये दूर तक सोच सकते हैं कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है। मतलब अर्थशास्त्र जो है वो आदर्श विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान मानने से अर्थशास्त्र नीरस हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि अगर वास्तविक विज्ञान ही केवल हम मान लेंगे अर्थशास्त्र को, नीरस हो जाएगा। केवल वो क्या हो जाएगा, आर्थिक नियमों का एक मशीन बनाने वाली हो जाएगी कि बस उससे केवल आर्थिक नियम बनाए जाए। ठीक है, इसलिए इसका संबंध हमें नीति शास्त्र से भी करना पड़ेगा। गतिशील परिस्थितियों में आदर्श विज्ञान का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। इतनी तेजी से बदल रही है दुनिया, तो इस समय आदर्श विज्ञान का होना भी ज़रूरी है। छठा पॉइंट है व्यावहारिक समस्याओं के हल में सहायक। तो जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हल करने में ये बहुत सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए जब अर्थशास्त्री से समाज में धन के दोषपूर्ण वितरण को दूर करने के उपाय पूछे जाते हैं, तब वह आदर्श पक्ष की सहायता से धन के वितरण का समाधान बताता है। अतः वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान को होने की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, एक अर्थशास्त्री से केवल नियम ही थोड़ी ना पूछे जाएंगे। उससे अगर मान लीजिए इंडिया का कोई नेता है, वो अगर अर्थशास्त्री से पूछेगा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि बड़ी दिक्कतें हो रही धन के वितरण में, बहुत दोषपूर्ण वितरण हो रहा है, बताइए हम क्या करें, तो वो सलूशन बताएगा उसको। इस प्रकार से आप वितरण कीजिए तो दिक्कतें नहीं आएंगी, लोगों को मतलब लोगों की भलाई होगी, लोगों को लाभ पहुंचेगा। उसके बाद साम्य, केवल साम्य होने का तर्क भी अनुचित है, लोग बोलते हैं। अब हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं इस संबंध में? अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान दोनों ही हैं, क्योंकि कोई अध्ययन एक ही समय पर दोनों प्रकार का नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि आर्थिक अध्ययन के दो पहलू हैं। तो आर्थिक अध्ययन मतलब इकोनॉमिक्स के दो पहलू हैं, एक है आदर्शात्मक और एक है वास्तविक। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।